नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य भूगोल विभाग एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है एकात्मक एवं संघात्मक राज्य, यूनिटरी एंड फेडरल स्टेट्स। राजनीतिक भूगोल में राज्यों के प्रशासन एवं सरकारों या राज्यों के संगठनों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि राज्य एक स्थलीय या क्षेत्रीय इकाई अर्थात स्पेशियल यूनिट के रूप में होता है, जो कि एक भौगोलिक तथ्य है जिसका आधार इतिहास एवं राजनीति के साथ साथ भौगोलिक भी पाया जाता है। यही कारण है कि भूगोलवेत्ताओं ने राज्यों के प्रकार एवं प्रशासनिक संगठनों का अध्ययन प्रारंभ किया तथा उनके अस्तित्व और सफलता के कारणों पर महत्वपूर्ण प्रश्न प्रकाश डाला। इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कार्य करने वाले प्रमुख विद्वान हैं वह हैं OHK स्पेट। उनका जो प्रपत्र है वह है ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म, जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि 1944 में प्रकाशित हुआ। प्रेस्कोट जो अन्य विद्वान हैं उन्होंने 1968 में नाइजीरिया बर्न और हॉफमैन द्वारा USA का जो प्रपत्र है और रॉबिन्सन, ब्लीज, पॉन्ड्स आदि अनेक भूगोलवेत्ताओं ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हमारे जो भारतीय प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं RD दीक्षित, उन्होंने भी इस विषय पर अत्यधिक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है और अनेक प्रपत्र भी प्रकाशित किए हैं, जिसमें जो प्रमुख है वह है 1971 का एनाल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स, जिसमें उनका प्रकाशित जो लेख हैं वह है ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म, और 1976 में जो प्रकाशित लेख हैं वह है द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म। इस तरह से अध्ययन के पश्चात स्पेट ने कहा है कि वेरी लिटल हैज़ सो फार बीन डन टू एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ द पॉलिटी एज अ ट्रू ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन जनरल। जेनेरिक स्टडी ऑफ Federalism has suffered from the fact that political geographers more than workers in other branches of the subject because of their our involvement with the specific and the unique have failed to evolve a valid method of approach for generic studies। इस तरह से राजनीतिक भूगोल में OH स्पेट के अलावा अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अध्ययन किए हैं, जो कि अधिकतर संघात्मक राज्यों से संबंधित हैं। किसी भी राज्य के जो प्रशासन का मूल स्रोत होता है वह उसमें निहित शक्तियाँ होती हैं। प्रशासनिक शक्तियों का जो विभाजन है वह क्षेत्रीय तथा कार्यात्मक अर्थात टेरिटोरियल और फंक्शनल आधार पर किया जाता है। कभी यह शक्तियाँ हैं वह एक केंद्र में एकीकृत हो जाती हैं तो वह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं, जबकि कभी कभी संघात्मक शासन में जो शक्तियां हैं वह प्रांतों तथा अन्य भौगोलिक उपविभागों में विभक्त होती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से विश्व में एकात्मक एवं संघात्मक राज्य अपना अस्तित्व लिए हुए होते हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जिनमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, जैसे भारत। मूल रूप से राज्यों को एकात्मक एवं संघात्मक दो वृहत विभागों में विभक्त किया जाता है, जिसका अध्ययन हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले है यूनिटरी स्टेट अर्थात एकात्मक राज्य। एकात्मक राज्य अर्थात यूनिटरी स्टेट्स। यूनिटरी जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के लैटिन शब्द यूनिटस से लिया गया है, जिसका अर्थ है यूनिटी अर्थात एकता, यूनस अर्थात एक। जहाँ एक शक्तिशाली केंद्र हो अर्थात यूनिटरी का मतलब है जहाँ एक शक्तिशाली केंद्र हो और उसी में समस्त शक्तियाँ निहित हो। इसको स्पष्ट करते हुए CF स्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि एकात्मक राज्य वह राज्य है जो एक केंद्रीय सरकार में संगठित होता है, अर्थात जो भी शक्तियाँ विभिन्न क्षेत्रों की होती हैं वे केंद्र द्वारा प्रशासित होती हैं और उन्हीं के निर्णय पर निर्भर करती हैं, और इन शक्तियों में केंद्रीय शक्ति सर्वोच्च होती है तथा इसके उपविभागों को उस पर प्रतिबंध का अधिकार नहीं होता है।
इस तरह से एकात्मक प्रशासन में केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है, केंद्रीय कार्यपालिका, और केंद्रीय जो न्यायपालिका होती है वह सर्वोच्च होती है। केंद्र सरकार जो है वह राज्य या प्रांतों को अपने स्तर का स्वीकार नहीं करती, अपितु ये राज्य या प्रांत है वह केंद्र सरकार पर निर्भर होते हैं तथा निर्णय लेने की जो क्षमता है, पूर्ण क्षमता, वह केंद्र में निहित होती है। जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, टर्की, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड आदि इस तरह के कुछ देश हैं जहाँ पर इस तरह का एकात्मक शासन या सरकार पाई जाती है। एकात्मक शासन की जो मुख्य विशेषता है वह सभी राज्य को केंद्र के अधीन करना है, अर्थात एक ही केंद्र के अधीन सभी राज्यों को करना है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में संपूर्ण शक्तियाँ निहित होती हैं। स्थानीय निकाय एवं जो उप विभाग हैं उनको केंद्र प्रशासनिक उत्तरदायित्व जो भी वह उचित समझता है वह सौंप देता है। यह छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होता है। इसे अधिक स्थिर, लचीला एवं साधारण माना जाता है, जिसमें प्रशासनिक खर्च कम होता है। किंतु केंद्र में अत्यधिक शक्तियों का केंद्रीकरण होने से निरंकुशता की प्रवृत्ति का भय बना रहता है। अर्थात जब केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो उसमें निरंकुशता की जो भावना है उसका भय हमेशा बना रहता है तथा जो राज्य की समस्याएं हैं या विकास है उसकी अनदेखी होने की भी संभावना रहती है। ब्लीज जो हैं उन्होंने कहा है कि एकात्मक राज्य की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित है। पहली है, ये राज्य छोटे एकात्मक जो शासन है वह छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होता है, अर्थात जिनका क्षेत्रफल कम हो तथा इन राज्यों का क्षेत्र कम होने के साथ ही, क्षेत्रफल छोटा होने के साथ ही संगठित होना भी चाहिए, अर्थात दूर दूर विभक्त नहीं होने चाहिए, तभी केंद्र उन सबको अपने अधीन कर सकता है और अच्छे से प्रशासन चला सकता है। यह जो राज्य हैं वे अपेक्षाकृत घने बसे हुए भी होने चाहिए। और जो तीसरी चौथी प्रमुख विशेषता वह है कि इसका जो मूल क्षेत्र है, मूल कोर एरिया है, वह एकात्मक राज्य में होना चाहिए, अर्थात एकात्मक राज्य में एक प्रमुख कोर एरिया होना चाहिए। ब्लीच की जो उपयुक्त जो एकात्मक राज्य की विशेषताएं हैं वह तो होती हैं, किंतु जहाँ जहाँ एकात्मक सरकारें हैं वहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये सभी विशेषताएं या सभी गुण, चारों गुण पाए जाते हो। ये केवल ब्लीच का अपना निजी विचार है। अब हम देखते हैं कि एकात्मक राज्यों का विकास और वितरण किस तरह से है, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है यूनिटरी स्टेट्स का, और उनका वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। यूरोप में अनेक एकात्मक राज्य पाए जाते हैं और यहीं से एकात्मक राज्यों का उद्भव भी हुआ है और यहीं से विश्व के अन्य भागों में भी इस प्रकार के प्रशासन का विकास हुआ है। विश्व में आज भी एकात्मक शासन वाले राज्य अधिक तथा संघात्मक शासन के जो राज्य हैं वह कम हैं। यूरोप में भिन्न भिन्न राज्यों के एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित होता रहा है और बहुत कम ऐसे राज्य हैं जो उस एकात्मकता की सभी विशेषताएं रखते हो। डेनमार्क में एकात्मक सरकार सफल है, किंतु इसका आकार कटा-फटा है। बेल्जियम यद्यपि संगठित आकार का देश है, किंतु इसमें सांस्कृतिक भिन्नता है और कई इसके मूल स्थल हैं, जबकि ब्लीच के अनुसार जो प्रमुख विशेषता है वह है कि इसका एक कोर एरिया होना चाहिए। इटली भी एक एकात्मक राज्य है, किंतु इसका जो आकार है वह लंबाकार है। फ्रांस जो है वो एकात्मक राज्य की सभी आदर्श दशाएं रखता है, जो कि संगठित, एक मूल स्थल से युक्त है, साथ ही सघन जनसंख्या वाला भी देश है। इस तरह से यह जो राज्य हैं फ्रांस है वह यूरोप की सभी एकात्मक विशेषताएं रखने वाला, आदर्श स्थितियाँ दशाएं रखने वाला देश हैं। अनेक जो पूर्व औपनिवेशिक राज्य हैं उनमें उन्होंने भी अधिकतर एकात्मक शासन को अपनाया है। जो लैटिन अमेरिकी अर्थात दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के जो देश हैं, जैसे कि मध्य अमेरिकी देशों में एकात्मक सरकारें हैं। दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया, इक्वेडोर, चिली, बोलीविया, पराग्वे आदि भी एकात्मक राज्य हैं। अफ्रीका महाद्वीप है, उसके मध्य पूर्व के राज्य और अरब देशों में भी एकात्मक राज्यों का स्वरूप पाया जाता है। नाइजीरिया में जो कि पूर्व में ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसने संघीय शासन को अपनाया है। जैसा कि पूर्व में हमने पढ़ा कि अधिकतर जो औपनिवेशिक राष्ट्र हैं उन्होंने एकात्मक
शासन व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन नाइजीरिया ने एकात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपना करके संघीय शासन को अपनाया है। एशिया में जो इसका प्रमुख उदाहरण है वह चीन है, जहाँ पर एकात्मक शासन पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में देखें तो मलेशिया के अतिरिक्त सभी एकात्मक राज्य हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश जो कि हैं ये प्रमुख पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर भी एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अनेक द्वीपों का समूह जिसे इंडोनेशिया भी कहते हैं और इंडोनेशिया और फिलीपींस, यहाँ पर भी एकात्मक प्रशासन है। मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि विश्व के प्रत्येक भाग में एकात्मक राज्यों की बहुलता है। उनमें छोटे राज्य भी हैं तो कुछ बड़े भी हैं, कुछ सघन जनसंख्या वाले भी हैं तो विरल जनसंख्या वाले अफ्रीकी देश भी हैं, और विविध अलग अलग एक मूल स्थान वाले भी हैं तो अलग अलग मूल स्थान वाले भी हैं, कटे फटे भी हैं, संगठित क्षेत्र भी हैं और विच्छिन्न क्षेत्र भी पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो क्षेत्रीय विविधता है के अनुरूप इनका जो स्वरूप है वह भी अलग अलग पाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एकात्मक राज्यों के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिटरी स्टेट्स। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।